Hello everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone, good morning, good afternoon, सब कुछ एक साथ करें क्योंकि आप अलग अलग टाइम पर देखते हैं। फिलहाल इस समय हो रहे हैं 12 आफ्टरनून का वक्त है। कल मैं क्लास नहीं कर पाई थी, कुछ रीज़न थे, इसकी वजह से मैंने क्लास नहीं कर पाई। सडनली कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से थोड़ा बड़ा दर्द दर्द हुआ है। इस वजह से जो है कुछ खास नहीं, बल्कि ये है कि नहीं कर पाई, मुझे वक्त नहीं मिल पाया, काफ़ी डिस्टर्बेंस थी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ चीज़ें हैं जानेंगे। ये है आपका अपेक्षित अधिगम स्तर, एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा मिनी टॉपिक है कह सकते हैं, जो कि आपके पेपर 2 से है, मैंने नहीं करवाया था। इसका एक चैप्टर दिया गया है लेकिन बहुत बेसिक सा है और एक दो बारी प्रश्न पूछा गया है कि क्या होता है या क्या आप समझते हैं, क्या अभिप्राय है, तो ऐसा एक प्रश्न बनता है। इसलिए मैंने आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी कई बार बोला कि मैम अब एक टॉपिक लेफ्ट है। बहुत अच्छी बात है कि जिन बच्चों ने बात बोली और मैंने फिर इसको कहा कि आज ये करवा देते हैं, तो ये वाला जो टॉपिक है इनमें हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में फुल डिटेल। ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत थोड़ा सा ही आएगा, बट ये है कि प्रश्न बनते हैं तो हम एक बार टॉपिक है दिया है तो डेफिनेटली देखना ही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये मान के चलिए कि अगर मैं क्लास पढ़ाऊँ या बताऊँ तो 10 मिनट से ज़्यादा इस टॉपिक की कोई बात ही नहीं है जो बतानी है। इसीलिए मैंने कहा कि क्लास में क्या होता है, लेकिन इस वाला ये जो वक्त होता है इस पर छोटी क्लास मैंने देने का टारगेट रखा है, जिसमें आपको 10 से 15 मिनट की क्लास में आपको वो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे लेफ्ट है बीच बीच में, वो मैं आपको इसमें कवर करवाऊंगी 12 बजे वाली टाइम में। तो चलिए फ्रेंड्स फिर आप जुड़े हैं शाइन क्लास साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। अगर आप में से पहली बार यहाँ पर कोई आ रहा है तो बहुत लेट तो आप ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही दुरुस्त हो जाएगी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम बस ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास न्यूज़ और पेपर्स और बहुत सारे PDF मैंने आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मैं कल क्लास नहीं कर पाई तो मैं आप लोगों के लिए बहुत जितने PDF थे, क्वेश्चन वगैरह जो भी था, लगभग ऑलमोस्ट जो मुझे सेंड करना था वो मैंने सेंड किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें, पोल के क्वेश्चंस भी सब कुछ करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आपको ये भी PDF मिल जाएगा, मैं भेज दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, टाइम पे आने का प्रयास करिए। एक क्लास 12 बजे, दूसरी क्लास 4 बजे और तीसरी क्लास 9 बजे, 3 क्लास मैं आपकी कर रही हूँ। एग्जाम आ जाएगा तो ये क्लास मैं आपकी 5 कर दूँगी। मैं आपको फिर दिन भर में आपको क्लासेस दें, क्योंकि जितना आपको बताया जाएगा तो किया जाएगा उतना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम उस समय रिवीजन करने के बाद ये होता है ना कि लाओ कुछ पढ़ लेते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल अब बोले, मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। ये है आपकी क्लास। एक बात और कहना चाहती हूँ स्टार्टिंग में ही, कि आप में से किसी बच्चों को अगर नोट्स चाहिए पूरी जेन्युइनली प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग को जाना होगा टेलीग्राम पर, नोट्स को परचेज करना होगा, सर से लेना होगा, वहाँ पर पढ़ना शुरू करना। अब प्रिंट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सर अपना पूरा सब कुछ बताएंगे, क्या चार्जर है क्या, आपको उनसे जब अगर पूरा जेन्युइनली पूरा लेना है तो सर मुझे चाहिए ये चीज़ें हैं, बात करके आप प्रॉपर तरीके से ले लीजिएगा। अगर आपको चाहिए, अगर आपने नोट्स लिखी है या आपके पास बुक है तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई नीड नहीं, आप पढ़िए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाएंगी। चलिए देखते हैं फिर यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आखिर ये टॉपिक है क्या, अपेक्षित अधिगम स्तर, ठीक है, इस पर एक चैप्टर ही पूरा है, लास्ट का टॉपिक है। आइए जानते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो हमें बतानी है, सिखानी है, प्रॉपर प्रॉपर चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। ये है सबसे पहला, इनके बारे में थोड़ी सी थ्योरी है जो हम डिटेल डिस्कस करेंगे, तो आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा, आप समझ पाएंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ग 6 से 14 जो एक एज ग्रुप है, 6 से 14 का लेके 6 to 14 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करके उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। हाँ, क्योंकि पहले ये नियम नहीं था, फिर 6 to 4 के आप सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे तो आपको इसके ऊपर बहुत सारे रूल, नियम, पॉलिसी सब कुछ है वो बताऊंगी मैं। तो ये नियम नहीं था, फिर सबको अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए इस मुहिम को बनाया गया और इसके साथ जोड़ने का सबको वो एक प्रयास किया गया कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या बाधित है या नहीं पढ़ पाए, जो भी चीज़ें हैं उनको इसमें ले आकर डाला जाए, पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अनेक प्रयास में नामांकन और ठहराव में तो पर्याप्त वृद्धि हुई थी, लेकिन विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से छात्रों का अपेक्षित उपलब्धि स्तर जो है वो अत्यंत चिंताजनक था। मतलब जब ये चीज़ पहले आई, फर्स्ट टाइम जब कोई चीज़ आती तो लोग भी जिज्ञासु रहते हैं कि करना है क्या है कैसे है, थोड़ा तो जानते ही हैं।
ऐसा हम अक्सर करते हैं। तो उस समय जब कोई चीज़ आई तो उस पे लोगों ने गौर किया, करने को भी सोचा, कार्य करने के लिए भी बातें की, बच्चों को भी भेजा, विश्वास की काफ़ी कुछ चीज़ें तो हुई। तो क्या हुआ कि जो बच्चे नहीं आ रहे थे वो बच्चे आना शुरुआत किए, एक का देखा देखी, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे और बंदर सबसे पहले कॉपी करता है। तो बच्चे भी अनुकरण करके सीखते हैं। जब उनके दोस्त या उनके साथ वाले या जो ऐसे छोटे भाई, स्टार्टिंग में हम लोग का स्कूल जाने का बहुत मन करता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं बहुत रोते हैं, नहीं जाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। क्योंकि मैं अपने छोटे भाई को छोड़ने गई हूँ तो वो मतलब वो तो मेरा भाई अच्छा था, वो नहीं रोया, एक ही दिन रोया, उसके बाद फिर वो नहीं रोया। लेकिन और मैं भी नहीं रोई, मम्मी मम्मी बताती, मैं भी कभी नहीं रोई, मैं तैयार रहती थी अपने भैया के साथ। हम 3 भाई बहन हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो है मतलब और भी बच्चों को इतना मतलब इतना रोते देखा है, इतना लोट-पोट करते देखा है, तो वो जो दिक्कत थी वो दूर हुई इस सारी चीज़ों से। और जो बच्चे बहुत दूर से पढ़ने वाले भी थे, पढ़ना चाहते लेकिन नहीं पढ़ पाते थे, तो वो भी आते थे। तो काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थीं। लेकिन जब होने लगा, एक का देखा-देखी करने लगे, तो लेकिन जो स्तर था कहीं-कहीं उसकी एक लैक थी, उसकी कमी थी, चीज़ें नहीं उपलब्ध थीं। वहाँ आने के बाद उनको कुछ खास नहीं समझ में आ रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, जानकारी नहीं थी, कैसे करना, कैसे बताना, इनकी सारी चीज़ें थोड़ी कम समझ में आ रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली। और फिर चिंताजनक बना, क्योंकि बच्चे आना शुरुआत की लेकिन फिर छोड़ना हो गया, तो ऐसा कुछ देखने को उस टाइम पे मिला था। अतः इसके लिए आवश्यक समझा गया कि सबसे इम्पोर्टेंट फिर इसके लिए उस वक्त ये दिमाग में आया कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सीखने के कुछ ऐसे स्तर या ऐसी दक्षताएं, मतलब कुछ दक्षता का मतलब क्या होता है, स्किल, ऐसा कोई गुण या कला या तरीका या विधि या टेक्निक निर्धारित किए जाएं जो पहले से हम फिक्स्ड हो, पहले से हम जान रहे हो, जिन्हें प्रत्येक विद्यार्थी उस स्तर तक अवश्य जाने। फिर इसमें मतलब क्या है कि जब क्लास 5th के लिए क्या, 1 के लिए क्या, 2 के लिए क्या, 3 के लिए, सबको बताने का, सबको सिखाने का अलग स्किल है। अब अभी हमें कहाँ से कबूतर नहीं से पढ़ाया जाता है, क्या आपको पढ़ाया जाता है? मैंने पढ़ाया, कोई पढ़ाया नहीं ना, क्योंकि हमने कहाँ से कबूतर सीख लिया, उसको हम कभी नहीं भूलते। तो हर एक स्तर को वहाँ पे बोला गया कि प्रारंभिक स्तर, जब प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है उस समय कुछ ऐसे नियम या ऐसी विधि, ऐसी दक्षताएं होनी चाहिए पहले से निश्चित होते कि हमको उसी स्तर के बच्चे का जो स्तर, हर स्तर के लिए कुछ फिक्स्ड हो और उसके हिसाब से हम उसका अधिगम करवाएं। तो वो चाहे चीज़ें जब बच्चे वहाँ पे आने लगे नहीं दिखती तो दिक्कतें बढ़ी, फिर दिक्कतें आई तो लोगों ने सोचा, उस पर कार्य करने के लिए सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। तो ये स्तर पे एक प्रकार से कह सकते हैं कि किस एक एक लेवल पे कैसे हमको चीज़ों को सिखाना, उस पर पूरी बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, थोड़ा ध्यान रखिएगा, देखिए इसका आपके सिलेबस में चर्चा नहीं है, लेकिन ये कब आई, कब हुआ, तो थोड़ा सा डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर गौर फरमा रहे हैं, एक बार फिर आप जैसे फिर देख लें तो चीज़ें आपके लिए शायद हो सकता है कि डेट वेट संबंधित बातें पूछ लें, क्योंकि चर्चा के दौरान हमने इस 1986 की डेट पर काफ़ी बार जो है बातें की हुई हैं। इस बात पर बहुत बहुत बल दिया, ये सारी पॉलिसी वगैरह आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो इनकी पॉलिसी आती है, जैसे हर बार कोई सरकार आती है, कांग्रेस की आए चाहे किसकी भी आए, तो एक मैनिफेस्टो निकालते हैं, हम बिल दे देंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। तो ऐसे ही जब पॉलिसीज आती थी तो इनका भी मैनिफेस्टो होता था, एक पत्र होता था सरकार के पास, वो जहाँ सरकार पढ़ती थी, कार्य होता था, सेंक्शन होता था, सारी चीज़ें, क्योंकि इनको भी तो पैसे मिलते थे। तो वैसे ही जब ये शिक्षा नीति, ये पॉलिसी आई 1860 1986 में, 86 में, तो इस बात पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया कि कोई बच्चा चाहे वो गांव में पढ़े, शहर में पढ़े, विद्यालय में हो अथवा अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र में हो, सरकारी में हो, कहीं पे भी हो या गैर सरकारी, सभी के लिए जितना जानना और समझना ज़रूरी है इसका भी निर्धारण कर लिया जाए। मतलब कि चाहे वो बच्चा क्लास 5th का बच्चा चाहे यहाँ पर पढ़े, चाहे गाँव में पढ़े, चाहे आंगनबाड़ी में पढ़े, चाहे जो शिक्षा मित्रों से पढ़े, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे गैर सरकारी पढ़े, चाहे जैसे भी पढ़े, कक्षा एक का जो लेवल है, कक्षा 2 का जो लेवल है, वो सबका समान होना चाहिए कि कक्षा 1 तक इतना चीज़ पढ़ाई जाए। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पेन से लिखना 6 के बाद स्टार्ट किया, वो आई थिंक आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। मैं जब पहली बार पेन से लिखी थी तो 6th क्लास से पेन से लिखी थी, 5th तक पेंसिल से रूल था, तो शायद आप लोगों में भी यही रूल होगा। जो सीबीएसई की किताब, आज तक सीबीएसई की एनसीईआरटी की किताब नहीं चेंज हुई, कुछ अपडेट किया है, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी लिखी हूँ, तो उसमें देखो कुछ कुछ अपडेट किया है, बहुत सारी जो त्रुटियां थी वो थोड़ा अपडेट की हैं। लेकिन आप चाहे 10th की एनसीईआरटी की बात कर लो, चाहे 11th की कर लो, 12th की कर लो, आज तक वो एनसीईआरटी का जो बाहर का पेज, उसका पन्ना तक नहीं पलटा। हरे कलर का, पीले कलर की, आज भी बायो की एनसीईआरटी देखो तो जो है हरे कलर की है, 10th की मैं बात कर रही हूँ। आप अगर आज भी देखो मैथ की एनसीईआरटी देखो 11th-12th की, तो ब्लू ब्लू कलर का पेज, बाहर का उसका पेज है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है, तो सबका फिक्स्ड है ना, सारी चीज़ें क्लियर है ना एकदम। तो उसी तरीके से इस अधिगम, अपेक्षित अधिगम स्तर में भी यही बातें हैं कि हर एक स्तर में जो भी चीज़ सिखानी है, बतानी है,
जितना जानना कक्षा 1 के बच्चे के लिए ज़रूरी है, वो चाहे कहीं से भी शिक्षा ले रहा हो, उसको वो चीज़ें वहाँ पर मुहैया कराई जाए और उसको उतना उसके स्तर के हिसाब से जानकारी ज़रूर होनी, क्योंकि अभी जिस लायक हम लोग हैं अपने लेवल से इंसान को हर चीज़ बताई जाती, सिखाई जाती है। जितने हमारे माता पिता को एक्सपीरियंस है उतना उनके स्तर से हमें नहीं आता। ना हमें माता पिता के कम धार्मिक चीज़ें आती हैं, ना सामाजिक चीज़ें आती हैं, ना निर्णय लेना आता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो नहीं होता है। हम भी बहुत जगह फंस जाते हैं। सबसे पहला फ़ोन अपने पापा को घुमाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है फ्रेंड्स अनुभव के द्वारा, क्योंकि वो हमसे अनुभवी हमारे माता पिता हैं। तो बड़े जितने सिखा रहे हैं, तो वही है कि बच्चे का स्तर आप अधिगम के द्वारा फिक्स रखो कि कक्षा 1 का बच्चा है तो उसका स्तर ये है, उसको ये बात है। कक्षा 5 का है तो ये, कक्षा 3 का है तो ये, 4 का है तो ये, 10 का है तो ये। ठीक है। दूसरे शब्दों की अगर बात करें तो स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए सीखने के न्यूनतम स्तर निर्धारित किए थे। जैसे होता है कि सरल से कठिन की ओर, तो न्यूनतम का मतलब है कि आप कहीं पे भी पढ़ाओ, कहीं पे सिखाओ, तो जब आप छोटे से शुरुआत करते हो, एक छोटा सा काम देते हो कि बच्चा आज जाना है और सिर्फ ऐसे ऐसे लाइन खींच के आना, ये सीरो रेखा है। यही काम जब उसको मिलता है तो उसको टफ नहीं लगता है, वो ऐसे ऐसे खींचे चला आता है। फिर उसको दूसरे दिन बेटा आज जाना और ऐसे गोली बना के लेता है, बेटा गोली बना के लेके आता है। लेकिन जिस दिन उसको का जैसे का बनाने को कहा जाता है उस दिन भी उसको बोरिंग नहीं लगता है, लेकिन का उसको का भी, उसको खा भी, उसको गा भी, उसको उसी दिन उसको बोरिंग लगने लगता है। तो यही चीज़ है कि आप न्यूनतम स्तर निर्धारित कर लो कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए आप जिस भी स्तर पर जो चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए न्यूनतम सीढ़ी क्या है, पहला स्तर। फ्रेंड सीढ़ी चढ़ना तो एक एक स्तर चढ़ोगे ना, आप सुपरमैन थोड़ी डायरेक्ट छलांग मार के चढ़ जाओगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर है। ठीक है। तो आप निर्धारित कर लो स्तंभ को, जैसे सभी छात्र की जो एक स्किल है वो आपको समान रहे, बच्चों में आराम से सीख पाएँ उनके न्यूनतम अधिगम स्तर, इसलिए इसको न्यूनतम अधिगम स्तर भी कभी कभी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम अधिगम स्तर में ये सारी बातें हैं जहाँ पर हम एकदम बेसिक चीज़ों से एकदम पहल से शुरुआत करते हैं। संशोधित शिक्षा नीति 1992 में अनिवार्य अधिगम स्तर कहा गया। तो ये जो क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना 1986 वाली जो नीति उसको संशोधित किया गया था, तो वो 1992 में फिर आई थी। आई कई बार हर 5 साल पे रिपीट हुई है, 5-6 साल पे। तो ये सारी चीज़ें जब हुई आपको देखने को मिली तो उसमें कुछ ना कुछ जो कमियां थी उनको सुधार करके उसको अनिवार्य अधिगम स्तर कहा का नाम दे दिया गया। पहले न्यूनतम था, फिर वो अनिवार्य के नाम से जाना गया। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम लग रही है? चलो फटाफट आप लाइक करो क्लास को, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आज मैंने प्रश्न भी लिए हुए हैं इसके बाद इस एक दो टॉपिक पे अधिगम पे। आप लोग के अधिगम की मुझे लग रहा है कि आप लोग का बाल विकास साइंस और काफ़ी विषय शायद ज़्यादा अच्छा है, आपके अधिगम में दिक्कतें हैं आप लोगों को। तो मैं अधिगम के प्रश्न पे आप ज़्यादा, वैसे भी सीरीज तो चल ही रही है, अधिगम का प्रश्न मैं ज़्यादा करवाऊंगी। तो चलिए फटाफट लाइक करिए, डू इट फास्ट। आप लाइक नहीं करेंगे तो आगे फिर कैसे बढ़ेगी चीज़ें। चलिए कंजूसी नहीं, कंजूसी नहीं, लाइक में कंजूसी नहीं, ठीक है। बिना लाइक के फिर बूस्टर डोज नहीं मिलने वाली। चलिए फटाफट, कम ऑन फर्स्ट। एक ही का तो काम बता रहे हैं तब भी आप लोग को दिक्कत हो रही है। कुछ कुछ बच्चे अच्छे हैं वो बिना कहे करते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वैसे सारे लोग अच्छे हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिक्कत ही क्या है। आइए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या, फिलहाल मुझे मालूम है किया नहीं होगा आप लोगों को, अरे छोड़ो कौन करे, मैम का ही तो है, क्या करना, कहती ही रहती हैं, यही कह रहे होंगे ऑलमोस्ट, मुझे मालूम है कह रहे होंगे। कोई नहीं, चलो जैसी इच्छा, जैसे जिसकी सोच। अब आपकी सोच अच्छी है तो ठीक है, आपकी सोच नहीं अच्छी है तो भी ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, सोच थोड़ी बदल पाएंगे। आइए जो मेरे प्यारे बच्चे हैं फिर वो सोचते हैं, फर्क पड़ता है कि नहीं, हाँ चलो कोई कह रहा है कर देते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अधिगम अपेक्षित का अर्थ, एक स्तर का जो अर्थ है वो समझते हैं। कभी कभी लिखने को आता है कि इसका अर्थ क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। आइए देखते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक अपेक्षित, निर्धारित, न्यूनतम दक्षताएं, बेसिक बेसिक शब्द हैं, ठीक है। अपेक्षित अधिगम स्तर, जिनकी प्राप्ति की आशा अपेक्षा की जाए, ठीक है। हम जिसपे कुछ सोचें, कुछ उम्मीद रखें, इसका संबंध दक्षताओं के उस अंश से है, दक्षता आपकी जो स्किल है उसके उस भाग से है जो ये निर्धारित कक्षा के शिक्षार्थियों को निश्चित समय में अर्जित कर लेना है। मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको स्तर की जो बात है, कक्षा 1 में आप जब हो, 1 में जितनी चीज़ें आपको बताई जाती है उसको आपको 1 में ही सीखना है, क्योंकि पास होकर जब आप 2 में जाएंगे तो आपको 2 का सीखना होगा। तो इस स्तर में अपेक्षित अधिगम मतलब कि आप एक, जैसे 1 में बच्चा जो पढ़ रहा है उससे जो आपको आशा है तो वो आपकी अपेक्षित चीज़ें आप उससे अपेक्षा कर रहे हो, तो उस चीज़ का अधिगम उसका जितना होना चाहिए। कक्षा 1 में है मेरा बेटा तो इतना चीज़ पढ़ रहा है, कर रहा है, ठीक है।
मेरा बेटा 3 में है तो वो सीख रहा है। हर एक माँ बाप देखता है ना, हर एक माँ बाप अक्सर देखिए जैसे बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो माँ बाप बताते हैं ये ऐसा है ऐसा ऐसा है, फिर वो बच्चा जो है पोएम सुनाने लगता है। ऐसा कर वैसे करना नहीं चाहिए, सब बड़ा बकवास काम है। मैंने अक्सर देखा है, दीदी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनके बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो वो ठीक है, मनोबल बढ़ता है, बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे शर्माते ही नहीं करते हैं, तो वो चीज़ देखने को मिलती है। तो मतलब क्या है कि इसमें आपको उनके एक फिक्स समय में कक्षा 1 में जितने उसके स्तर की चीज़ें उसको आनी चाहिए उतना सिखाना चाहिए। दक्षता का अर्थ किसी कार्य विशेष की कुशलतापूर्वक कर लेने की क्षमता से। दक्षता का मतलब होता है कि एक उम्र में आप किसी कार्य विशेष को करने की क्षमता अपने अंदर रख लो कि आप ये कार्य इतनी उम्र तक कर सकते हो। क्लियर? आगे आइए। अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ ज्ञान होता है, समझना होता है, मूल्य होता है, कौशल होता है, व्यवहार में लाने वाले होने वाले परिवर्तन होते हैं। क्योंकि जब हमारा अधिगम होता है, हम लर्निंग कर लेते हैं किसी चीज़ की, तो हम में चेंजेस आते हैं, ऑटोमेटिकली आते हैं। अपेक्षित अधिगम का स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए निर्धारित दक्षताओं को प्रत्येक छात्र को निश्चित समय में अवश्य प्राप्त होने की सीखने की जो है अधिकतम सीमा निश्चित नहीं किया जा सकती है, परंतु एक अपेक्षित स्तर तक पहुंचने के लिए बच्चे को उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार सीखने के अवसर सुलभ कर। मतलब क्या कह रहा है कि इस स्तर से एक बात ये समझ में आती है कि प्रत्येक कक्षा के लिए, हर एक कक्षा के लिए, हर एक विषय के लिए, अगर आप 1 से लेकर 10 तक की 12 तक की कक्षा है, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो सभी विषय के लिए निर्धारित दक्षताएं, हर चीज़ के लिए स्किल फिक्स है। इससे ये साइंस पढ़ोगे तो साइंस की चीज़ें आएंगी, मैथ पढ़ोगे तो मैथ की चीज़ें आएंगी। प्रत्येक छात्र के निश्चित समय में अवश्य प्राप्त होने वाले सीखने वाले अधिगम की सीमा निश्चित नहीं करा, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा धीरे सीख रहा हो, कोई बच्चा तेज़ी से कैप्चर कर रहा हो, कोई पहले से पढ़ के आया हो, कोई बहुत तेज़ है, बाबा बहुत तेज़ पढ़ाए हो, कर समझाए हो, तो उनको उनके स्तर तक पहुंचाने की जो उनकी रुचि है उसके हिसाब से फिक्स तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं, एक अपेक्षित हम आशा कर सकते हैं कि क्लास 5th का बच्चा इतना आएगा। अब क्लास छोटा सा बच्चा, उसको आप कहो कि 5 किलो 6 किलो चीज़ें उठाओ तो उठा पाएगा? बहुत कम मुश्किल है कि उठा पाएगा। अभी भी 50 किलो की बोरी उठानी हो हम लोगों को, 50 किलो की बोरी वो बड़ी चीज़ तो फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों हाथ से पलटी भर के कहीं लेके आस पास जाना हो, देखो अभी बल लगेगा। छोटा बच्चा तो नहीं कर सकता है, खुद के पैर पर गिरा लेगा, तो एक अनुमान हो जाता है ना कि हाँ ये इतना कर सकता है। तो वो चीज़ें हैं, तो वो स्तर में आपकी पढ़ाई पर भी ध्यान रखना पड़ता है। आगे आइए। जैसे अब यहाँ पर इनकी एक टॉपिक है कि अधिगम स्तर के उद्देश्य क्या है, इनके आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना। हाँ, क्योंकि सभी के लिए करना है तो आपको सबको करना होगा, चाहे वो किसी भी कुल जाति का हो, ये फर्क नहीं करना है। ठीक है, ताकि उनकी कुशलताएं में मतलब परंपरागत हो, सीखे, स्किलफुली कंप्लीट हो, उनका विकास हो पाए, उससे कुछ वो कार्य कर पाए। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं छोटी सी, देखते हैं क्या है कि छात्रों में समान शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना। जो मतलब शैक्षिक गुणवत्ता है उनकी एक सुनिश्चित करो प्राप्ति कितना क्या करना है। विविध छात्रों की उपलब्धि स्तर की विषमताओं को भी समाप्त करने, दिक्कतें हैं उनको भी इसके माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। अध्यापक के लिए स्पष्ट लक्ष्य को निर्धारित करके उसके कार्य में दिशा प्रदान कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। योग्यताओं के स्तर तक पहुंचना, ना कि सिर्फ पाठ्यक्रम को पूरा, उनको स्किल सिखा सकते हैं। हमारा एक टीचर का दायित्व ये नहीं होता है कि आप उसको जो है बस सिलेबस ही पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो, उसको कुछ आए ही नहीं। इसीलिए मैं एग्जाम्पल ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि अगर आपसे कोई और पूछता है तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा पाओ। अगर पता है पढ़े हो तभी समझा पाओगे, नहीं तो ताकि डेफिनेशन बता देना ये कोई बहादुरी थोड़ी होती है। तो इसलिए एग्जाम्पल्स देती हूँ, रियल लाइफ की ज़्यादा देती हूँ ताकि याद रहे। फिर क्या है, अध्यापक के शिक्षण अधिगम की उपयुक्त विधि में चयन करने में सहायता है। इससे क्या होता है कि जो विधि से हमें बताना है सिखाना है, हम उस पर हेल्प मतलब सीख पाते हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन में जो है उनको पद्धति चुनने में अध्यापक को सहायता मिलती है। फिर विद्यार्थी की जो उपलब्धि है मूल्यांकन करना है उसमें भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि कौन किस स्तर से है, कैसे है, पढ़ने में क्या है, तो समझ में आता है। छात्रों की कठिनाइयों के निराकरण के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, और मार्गदर्शन भी इससे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हम बताते हैं उनको हर एक लेवल से। आगे चलिए। तो ये टॉपिक तो यहीं पर था। कुछ बेसिक सा प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न आपसे बनेगा, इसका मैंने उत्तर नहीं लिया, ये आप लोग को लिखना होगा एक लाइन का। अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है आप सभी बताएंगे। बेसिक चीज़ें हैं, इसमें हमको स्तर के हिसाब से बच्चों को सिखाने की पूरी बात कही गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दूसरा देखते हैं, अधिगम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित अधिगम के लिए विभिन्न स्तरों की व्याख्या करिए। एक प्रश्न है, इसका मैंने उत्तर लिया हुआ है कि सीखना नई समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और वीरताओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सीखने की क्षमता मनुष्यों, जानवरों और कुछ मशीनों के पास भी होती है, कुछ पौधों के पास होती है। ये सीखने के कुछ प्रमाण होते हैं, क्योंकि जब इंसान कोई चीज़ सीखता है तो उस पर कार्य करता है, उसे रिजल्ट मिलता है। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अब ये सारे प्रश्न आपको ना खुद से बनाकर भी आप जब चीज़ें समझ जाओ, टॉपिक समझ जाओ, तो बनाकर भी आप क्लियरली लिख सकते, प्रॉब्लम नहीं होगी। शिक्षण अधिगम के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम, ये इसके प्रमुख अंग हैं।
अधिगम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो शिक्षार्थी है, क्योंकि सभी गतिविधियां, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी प्रक्रियाएं हो रही है, वो इर्द गिर्द केंद्रित रहता है, नियोजित रहता है, पहले से प्लान रहता है। और शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होता है। और शिक्षक जो है फिर बच्चों के अनुसार, बच्चों की, जैसे आप लोग कहते हैं कि मैम अब ये पढ़ना है, ये करना है, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं ना कि आपकी हर एक बात को माने, भले आप बड़े हो गए हैं। तो उसी तरीके से जो मेन घटक है वो हमारा जो है शिक्षार्थी ही होता है। तो ये 4 प्रश्न मैंने लिया था, एक छोटा सा टॉपिक था, ये आपको इस टॉपिक में इतनी ही बातें थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ये आपकी 20 मिनट की क्लास फिर भी बन गई, मैंने आपको पढ़ाया, बताया, बेसिक चीज़ें हैं। इनसे जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं पुराने पेपरों में, वो हम देख के आपको बता देंगे, परेशान नहीं होना। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।